हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय ड्रीम क्लासेस के बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स का फर्स्ट पेपर फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र और ये है लेक्चर नंबर 5। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। आपको इस चैनल पे फिजिक्स की डिटेल्ड वीडियो मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। इजी लैंग्वेज में सबको समझ में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्ट्रीम के बच्चे आपको इसमें समझ में आने वाला है, ये मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। तो आप लोग रेगुलरली वीडियोस देखा करिए, जो भी डाउट्स हैं उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके अधिक से अधिक डाउट्स क्लियर करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि क्या वो कंडीशंस हैं जो फुलफिल होने बहुत ज़रूरी हैं इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करने के लिए। यदि दो या दो से अधिक सोर्सेज से लाइट किसी रीजन में एक साथ चल रहा है तो उनसे ओवरलैपिंग करने की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है, लेकिन ये पैटर्न वेल डिफाइंड या बहुत अच्छी तरह से विजिबल नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होने बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि आपको इंटरफेरेंस पैटर्न वेल डिफाइंड और क्लियर मिले। तो वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जो फुलफिल होने बहुत ज़रूरी हैं क्लियर और वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, पहला कंडीशन है द टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। जो दो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं यानी कि इंटरफेरेंस में पार्ट लेने वाली जो वेव्स हैं उनका कोहेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी सोर्स से कोई लाइट आ रहा है और उसको हम दो सोर्सेज में स्प्लिट करते थे, तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये सोर्स है फर्स्ट वन और इससे जो वेव फ्रंट है ये हर डायरेक्शन में इसका वेव स्प्रेड होती हैं। अब यहाँ पे ये दो सोर्सेज S1 और S2 हैं जो अगेन दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करने लगते हैं और इनसे अगेन हर डायरेक्शन में वेव्स निकलना स्टार्ट होती हैं और इनके ओवरलैपिंग की वजह से अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रख लें तो इस स्क्रीन पे हमें क्या दिखता है, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है जो कि डार्क फिर ब्राइट डार्क ब्राइट इस तरह से दिखता है। सेंट्रल फ्रिंज जो होता था वो ब्राइट फ्रिंज होता था, फिर डार्क फ्रिंज मिलता था, फिर ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, और ये सभी जो फ्रिंजेस दिखाई देते थे वो इक्वल विड्थ के होते थे कुछ इस तरह से। सपोज कर लीजिए ब्राइट फ्रिंज है, फिर डार्क फ्रिंज मिलेगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह के आपको फ्रिंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये फ्रिंजेस जो हैं वो क्लियर हो, वेल डिफाइंड हो, इनके लिए क्या जरूरी है, पहला कंडीशन क्या है कि जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं वो कोहेरेंट हों। कोहेरेंट होने का मतलब क्या होता है, जो दोनों वेव्स हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए और फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, What if the interfering waves are not coherent? अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो एक ही पॉइंट पर कभी हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी तो कभी हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। मान लीजिए यहाँ से एक वेव चलती है और एक वेव इससे चलती है और ये दोनों के इंटरफेयरिंग करने की वजह से इस पॉइंट पर हमें पॉइंट P पर कोई फ्रिंज मिलता है। अब ये फ्रिंज या तो डार्क होगा या फिर ब्राइट होगा। तो अगर ये जो सोर्सेज हैं S1 और S2 सोर्सेज से निकलने वाली जो वेव्स हैं अगर वो कोहेरेंट वेव्स नहीं है यानी कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, तब क्या होगा, इसी पॉइंट P पर कभी ब्राइट फ्रिंज देखेगा तो कभी डार्क फ्रिंज दिखेगा। ठीक है, यानी ब्राइट और डार्क फ्रिंज का जो पोजीशन है एक ही पॉइंट पर चेंज होता रहेगा। एक ही पॉइंट पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखने के पीछे रीजन ये होता है कि
फेज डिफरेंस बिकॉज कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो एक ही पॉइंट पर कभी हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है तो कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज दिखेगी, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डार्क फ्रिंज दिखेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है तो जब भी फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई होगा तो उस कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और जब भी ये फेज डिफरेंस चेंज होते होते कितना हो जाए, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इतने का जब फेज डिफरेंस हो जाएगा वेव्स के बीच में, तब यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जो पैटर्न होगा, जो फ्रिंज होगा वो हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। यानी एक ही पॉइंट पर कभी ब्राइट फ्रिंज दिखेगा तो कभी डार्क फ्रिंज दिखेगा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस होगा वो सस्टेन्ड नहीं होगा। ध्यान दीजिए, सस्टेन्ड एक वर्ड हमने यूज किया। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठा, तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस में जो ब्राइट फ्रिंज है वो अपना पोजीशन और डार्क फ्रिंज अपना पोजीशन बनाए रखता है। यानी जहाँ डार्क फ्रिंज है वहाँ डार्क रहेगा, जहाँ ब्राइट को रहना है वहाँ ब्राइट रहेगा। यानी ब्राइट और डार्क अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में बने हुए हैं, तो इस तरह का जो इंटरफेरेंस होगा उसे हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे? सस्टेन्ड। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब जो भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं वो अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को यथास्थिति बनाए रखें, अपनी स्थिति को बनाए रखें, यानी जो भी इनकी पोजीशन है वही बनी रहे। ठीक है, तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम क्या बोलेंगे? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ओके, तो फिर से देखिए, जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसको वेल डिफाइंड और क्लियर बनने के लिए क्या जरूरी है? पहला कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज द टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट बी coherent. It means the phase difference between the two interfering waves must be constant. वो टाइम के साथ वैरी नहीं करना चाहिए, और अगर वैरी कर गया तो क्या होगा? तो एक ही पॉइंट पर कभी हमें ब्राइट फ्रिंज दिखेगी, कभी हमें डार्क फ्रिंज दिखेगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पर कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि फेज डिफरेंस कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो जो भी कंडीशन को फुलफिल करेगा फेज डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या क्या होना चाहिए? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इस तरह से। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इस तरह से। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्लियर इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए जो पहला कंडीशन है वो क्या है कि द टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। अब दूसरे कंडीशन की बात कर रहे हैं कि दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए ताकि इंटरफेरेंस पैटर्न हमें क्लियर दिखाई दे। तो देखिए, दूसरा कंडीशन है द टू इंटरफेयरिंग वेव्स, द टू इंटरफेयरिंग वेव्स must have same frequency and same wavelength। ध्यान दीजिए, दूसरा कंडीशन क्या फुलफिल होना जरूरी है? जो दोनों वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी और उनका वेवलेंथ सेम है, तब इंटरफेरेंस पैटर्न हमें क्लियर और वेल डिफाइंड, वेल विजिबल दिखाई देगा। और ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम कैसे होंगे? तो इसके लिए सोर्स मोनोक्रोमेटिक लेना चाहिए। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था या फिर फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट था, दोनों में ही हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स सोडियम लैंप लिया था। ठीक है, या फिर लेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से सिंगल वेव की ही जो वेव्स होती हैं वो निकलती हैं। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है?
दोनों जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए और वेवलेंथ भी सेम होना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स यानी एक ऐसा सोर्स जिसमें केवल एक ही वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस होती हो, जनरेट होती हो, ऐसे सोर्स को लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम क्रोमेटिक सोर्स लेंगे तो क्या होगा, तो क्रोमेटिक सोर्स लेने पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो एक कलर्ड इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, कलरफुल होगा, उसमें बहुत सारी वेव्स होंगी। क्योंकि आप जानते हैं जो क्रोमेटिक सोर्स होता है, जैसे वाइट लाइट का कोई सोर्स है तो वाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं, रेड से लेके वायलेट तक। अब जो इंटरफेरेंस मिलेगा उसमें सभी कलर्स दिखाई देंगे और इन कलर्स के बीच का जो लाइनिंग है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्लियर नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी प्रिज्म से वाइट लाइट को पास कराते हो तो जो आपको कलरफुल स्पेक्ट्रम दिखाई देता है उनके बीच में सेपरेशन कोई नहीं होता है, उनके बीच में कोई लाइनिंग नहीं रहता है कि यहाँ से यहाँ तक रेड है या इसके बाद ब्लू है या कोई भी कलर। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम वाइट लाइट या क्रोमेटिक सोर्स लेते हैं तो उस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो कलरफुल पैटर्न होगा और इसमें कलर्स के बीच में जो कंटिन्यूटी है वो नहीं रहेगी। और साथ ही साथ यदि वेवलेंथ डिफरेंट है तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कंटिन्यूसली वैरी करेगा और इस वजह से जो फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी भी कंटिन्यूसली वैरी करेगी। क्या बोला हमने, फिर से समझिए। क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करने के लिए जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की होनी चाहिए। इसके लिए हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या करता है, वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करता है। अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं ले रहे हैं, क्रोमेटिक सोर्स ले रहे हैं, यानी एक ऐसा सोर्स, क्रोमेटिक सोर्स, अगर हम क्रोमेटिक सोर्स ले रहे हैं यानी एक ऐसा सोर्स जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ की बहुत सारी वेव्स हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो हमें पैटर्न मिलेगा वो उस पैटर्न में हमें कंटिन्यूसली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नहीं दिखाई देंगी। यानी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपस में, या ये जो फ्रिंजेस मिलेंगे वो कलरफुल फ्रिंजेस होंगी और इनके बीच में कोई क्लियर लाइनिंग नहीं होगी कहाँ पे कौन सी कलर की फ्रिंज मिल रही है। ठीक है, ये एक दूसरे में थोड़ा सा मिक्स हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में भी हमें जो पैटर्न होगा वेल डिफाइंड और विजिबल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की वेव्स लेनी है। इसके लिए हमें क्रोमेटिक सोर्स यूज करना चाहिए। ओके, अब तीसरे कंडीशन की ओर बढ़ते हैं कि तीसरा वो कौन सा कंडीशन है जो फुलफिल करना चाहिए हमें ताकि इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर मिले। तो तीसरा है जो एम्पलीट्यूड्स हैं दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स की वो भी इक्वल होनी चाहिए या नियरली इक्वल भी है तो भी चल जाएगा, बट इनके बीच में जो डिफरेंस है बहुत अधिक का नहीं होना चाहिए, या तो नियरली इक्वल है या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, वेवलेंथ। तो तीसरा कंडीशन हम लोग लिखने जा रहे हैं, द टू इंटरफेयरिंग वेव्स must have same amplitude। इनके एम्पलीट्यूड्स भी सेम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हमने पढ़ा था जब एम्पलीट्यूड सेम होता है वेव्स का तो उस कंडीशन में इनके इंटरफेरेंस से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 4a², और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होती है। इससे क्या फ़ायदा है, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो जो ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये एकदम क्लियर हमें ब्राइट दिखेगा, और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी 0 होगी, यानी कि ये हमें पूरी तरह से डार्क दिखेगा। ओके,
तो इससे क्या फ़ायदा है, जो कंट्रास्ट है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का, वो हमें क्लियर कंट्रास्ट मिलेगा, इनका कंट्रास्ट बढ़िया होगा, जिससे हमें वाइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच एक कंटिन्यूटी दिखाई देगी, इस तरह की। अंडरस्टूड? ध्यान से समझिए, जो दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स हैं उनकी एम्पलीट्यूड भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो नहीं होगा, मिनिमम इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होगी, और इस कंडीशन में जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच में कंट्रास्ट है वो बढ़िया नहीं मिलेगा। ठीक है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशन फॉर गुड कंट्रास्ट। और ये जो पहला वाला कंडीशन था कि दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स कोहेरेंट होने चाहिए, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। और थर्ड कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर गुड कंट्रास्ट। अगर आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का जो कंट्रास्ट है वो बढ़िया प्राप्त करना है, अच्छा प्राप्त करना है, तो इसके लिए इस कंडीशन को फुलफिल करना ज़रूरी है। और अगर आप सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहते हैं, यानी ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें ब्राइट के जगह पर ब्राइट दिखे, डार्क के जगह पर डार्क दिखे, यानी ब्राइट और डार्क अपने पोजीशन को इंटरचेंज न करते दिखें, तो इस यानी कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स को कोहेरेंट लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को हम कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहते हैं, और गुड कंट्रास्ट वाले कंडीशन, यानी ये वाला जो कंडीशन है उसे हम कंडीशन फॉर गुड कंट्रास्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और जगह हमें सावधानी बरतनी चाहिए। चौथा जो कंडीशन हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमने पढ़ा था जो फ्रिंज विड्थ है इंटरफेरेंस पैटर्न में, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2d। देखिए, क्लियर इंटरफेरेंस के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो फ्रिंज विड्थ है, ये जो फ्रिंज है उसकी विड्थ अधिक हो, ताकि हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस क्लियर दिखाई दे, वो आपस में मिले हुए न दिखाई दे। इसके लिए इसकी चौड़ाई, इसका जो विड्थ है फ्रिंज का, वो भी अधिक होनी चाहिए। और इसके लिए दो चीज़ें करनी चाहिए हमें, दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला, ये जो 2D है, 2D क्या था, सोर्स S1 और S2, यानी दोनों सोर्सेज जो कोहेरेंट वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कम से कम रहे। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था कि इसकी वैल्यू एक लिमिटेड वैल्यू से कम भी नहीं होनी चाहिए और एक स्पेसिफिक वैल्यू से अधिक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत कम भी कर देंगे तो ये जो विड्थ होगी वो इतनी अधिक हो जाएगी कि आई पीस से जब आप देखोगे तो आपको सिंगल फ्रिंज ही दिखाई देगी। तो अब आपको लगेगा कि ये तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न में तो ब्राइट और डार्क दोनों दिखता है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि ये मिनिमम रखना है, लेकिन एक स्पेसिफिक वैल्यू तक ही मिनिमम रखना है। और दूसरी चीज़, ये जो D की वैल्यू है, D क्या था, ये सोर्सेज और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ये हमें लार्ज रखना है, ज़्यादा रखना है। ठीक है, ताकि ये जो फ्रिंज विड्थ है उसकी विड्थ अधिक मिले और ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपको क्लियर दिखाई दें। तो ये थे वो 4 कंडीशंस जिनको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है वो गुड क्वालिटी का हो, उनका कंट्रास्ट बढ़िया हो, क्लियर हो, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस अलग अलग क्लियरली दिखाई दें। ठीक है, तो वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए ये कंडीशंस ज़रूरी हैं, तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से कंडीशंस, पहला है कि जो दो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है जो दोनों इंटरफेरेंस वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन है दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए। और चौथा कंडीशन है कि जो स्लिट्स हैं
उनके बीच का सेपरेशन, S1 और S2 सोर्सेज जो हैं उनके बीच का सेपरेशन कम हो और सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस अधिक हो। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या है कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज। देखिए, कोहेरेंट सोर्स का मतलब एक ऐसा सोर्स जिससे निकलने वाली वेव्स के बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, वो टाइम के साथ वेरी न करे, ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। और यदि सोर्सेज कोहेरेंट हैं तो उससे होगा क्या, कोहेरेंट सोर्सेज के द्वारा बनाया गया जो फ्रिंज होगा वो एक स्टेबल वेल डिफाइंड फ्रिंज हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, और इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे सोर्सेज जिनसे निकलने वाला जो लाइट है उनके बीच में फेज डिफरेंस कंटिन्यूसली वेरी करे टाइम के साथ, तो ऐसे सोर्सेज को इनकोहेरेंट सोर्सेज कहेंगे। और यदि एक ही पॉइंट पर तेजी से ब्राइट डार्क हो रहा है तो आपको कोई फ्रिंज पैटर्न दिखाई नहीं देगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई गई है, देख लीजिए ये डिफिनीशंस हैं। When two light sources have well defined phase difference which remains constant with time, then the sources are called coherent sources। यानी दो लाइट सोर्सेज जो हैं अगर उनके बीच फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ, तब ऐसे सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज कहेंगे। और कोहेरेंट सोर्सेज से निकलने वाला जो, इनसे बनने वाला जो फ्रिंज पैटर्न होगा वो क्या होगा, इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न। वो कैसा मिलेगा, वो होगा वेल डिफाइंड एंड क्लियरली विजिबल। ओके, और इनकोहेरेंट सोर्स क्या है, व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स अराइविंग एट ए पॉइंट वेरी विथ टाइम इन ए रैंडम वे, देन द लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी इनकोहेरेंट। यानी यदि दो लाइट वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, किसी पॉइंट पर जो दो लाइट वेव्स मिल रही हैं उनके बीच फेज डिफरेंस टाइम के साथ क्या हो रहा है, एक रैंडम वे में चेंज हो रहा है, तो ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स। और इनकोहेरेंट सोर्सेज से मिलने वाला जो इंटरफेरेंस फ्रिंज होगा वो क्या मिलेगा, वो हमें यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन यानी कि नो फ्रिंज पैटर्न हमें दिखाई देगा, क्योंकि तेजी से जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज हैं अपने पोजीशन को एक ही पॉइंट पर तेजी से चेंज होती रहेंगी, तो आपको कोई भी फ्रिंज पैटर्न दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। यानी दो स्वतंत्र जो स्रोत हैं लाइट के वो कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे दो सोर्सेज, जैसे दो बल्ब ले लीजिए, ये दो बल्ब से निकलने वाला जो लाइट है वो कोहेरेंट नहीं हो सकता है, यानी कि इससे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिल सकता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे का जो रीजन है वो बहुत ही मज़ेदार है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी लाइट सोर्स जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, उससे लाइट एमिट कैसे होता है, एटॉमिक लेवल पे इसका जो एक्शन है वो किस तरह का होता है। तो देखिए समझते हैं हम लोग। हम जानते हैं कोई भी लाइट सोर्स बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और हमने अगर क्लास 12th में अगर आपको याद हो तो हाइजेंस थ्योरी पढ़ा था। ठीक है, हाइजेन की जो थ्योरी थी वो क्या कहती थी कि अगर किसी एटम को, यदि कोई एटम जो अपने ग्राउंड स्टेट में है, ये सपोज कर लो ग्राउंड स्टेट में कोई एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, n=1 n=2, इस तरह से आपने पढ़ा था, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो भी ध्यान समझिए। हमने उसमें पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं, और उन स्टेबल ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। अब स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो एनर्जी का एमिशन नहीं करता है, लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ एनर्जी मिल जाए
तो वो एक्साइटेड होके अपने से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में चला जाता है और वहाँ पे 10⁻⁸ सेकेंड तक रहकर फिर वापस लौटता है। और वापस लौटते समय जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने गेन किया था वो रेडिएशन के फॉर्म में एमिट कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमने बात किया कि जो लाइट सोर्सेज हैं वो लार्ज नंबर ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं और एक्सटर्नल सोर्स से बाहर से जब किसी एटम को एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइटेड होके अपने से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। इसको हम एक्साइटेड बोल रहे हैं, एक्साइटेशन इसका है। ये एक्साइटेड होके चला गया और यहाँ पे 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकने के बाद फिर वो डी एक्साइट होगा, यानी वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और इस दौरान उसने जो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन की है उसको क्या करेगा, उसको रेडिएशन के फॉर्म में एमिट कर देगा और या फोटोन के फॉर्म में एमिट करेगा। अब ये जो फोटोन है या जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ कितना होगा, वो किस कलर का होगा, ये डिपेंड करता है इन दोनों स्टेट्स, ये लेवल और इस लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है। तो किसी एटम को जितना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा उतना ज़्यादा वो हायर ऑर्बिट में जाएगा, तब इस ग्राउंड स्टेट और उस हायर स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस उतना अधिक होगा और उस कंडीशन में ये जो फोटोन निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो रेडिएशन निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी अधिक होगी या वेवलेंथ उतना कम होगा। तो इस तरह से कोई भी लाइट सोर्स जो है वो कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। जैसे कोई बल्ब है तो उस बल्ब में जो भी एटम्स हैं जो एनर्जी या लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एटम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से, यानी जब उस बल्ब को आप बैटरी से या किसी लाइट सोर्स किसी अन्य सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो वो एनर्जी लेता है और उनके एटम्स, उसके अंदर क्या एक्शन हो रहा है, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो एक्सटर्नल एनर्जी लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं और 10⁻⁸ सेकेंड रुकने के बाद वापस लौट आते हैं। लौटते समय एनर्जी को एमिट कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन या फोटोन के फॉर्म में। अब किसी भी लाइट सोर्स में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो कौन सा एटम कब एक्साइट होगा ये कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो रेडिएशन निकलेगा उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सिंगल सोर्स से निकलने वाले लाइट वेव्स के बीच का जो टाइमिंग है वो फिक्स नहीं है। हो सकता है एक साथ 10 एटम एक साथ एक्साइट हो जाए, तो हो सकता है 11वां एटम बाद में एक्साइट हो। यानी कि अगर उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं तो कौन सा एटम कब एक्साइट होगा ये कोई फिक्स नहीं रहता है। इस वजह से एक सिंगल सोर्स में ही जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी इस रेडिएशन की वजह से, अलग अलग एटम्स के रेडिएशन से जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनके बीच ही फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना क्या है, कठिन है। तो अगर हम दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ले लें तो उनसे निकलने वाली वेव्स के बीच में कोहेरेंसी या उनका कोहेरेंट होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप कोहेरेंट सोर्स बनाना चाहते हैं तो एक सिंगल सोर्स को ही क्या करिए, दो सोर्सेज में स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है। एक सिंगल सोर्स को ही क्या करिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लीजिए और उसको दो सोर्सेज में स्प्लिट कर दीजिए। तो इससे ये जो दोनों सोर्सेज होंगे उनमें जो वेव्स निकलेंगी वो कोहेरेंट, उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हमने जो इससे पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था या फिर फ्रेनेल्स का बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया था, इन दोनों में ही हमने एक सिंगल सोर्स लिया था और उसको क्या करते थे, एक सिंगल सोर्स लेते थे और उसको दो सोर्सेज में स्प्लिट कर देते थे, S1 S2 में, ठीक है। और फिर ये जो दोनों सोर्सेज से वेव्स निकलती थी उनके बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता था, यानी ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज होते थे। अंडरस्टूड। तो इसीलिए कहा गया है दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। अंडरस्टूड।
आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं उनको ध्यान से पढ़िए, उनका नोट्स बनाइए, जो भी डाउट्स है उनको आप पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करिए। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना अधिक बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए आप सभी लोग, प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।